अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर ख़जाना मोहतरम जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब से ऑनलाइन गुफ्तगू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। क्या हाल है मिफ्ता भाई, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिफ्ता भाई आजकल फारिग क्या कर रहे हैं? जुनैद भाई बस सड़क उड़ रहा हूँ और क्या करना है। सबसे पहले तो मैं पेशगी माजरत चाहता हूँ उन जज्बाती बयानात के हवाले से जो मेरे मुंह से अचानक निकल जाते हैं और मुझे शक है कि आज भी इस प्रोग्राम में निकल जाएंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि उनके ऊपर टी लगा दीजिएगा। अच्छा मिफ्ता साहब, अगर पूरा जुमला ऐसा निकल जाए तो फिर पूरा लगा दीजिएगा। टी 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 टी। मिफ्ता साहब, ये तो शादी ब्याह वाला म्यूजिक है। आजकल तो आप कोई सैड म्यूजिक सुन रहे होंगे ना? जी हाँ जुनैद साहब, ज्यादातर तो मैं फ्लूट ही सुन रहा हूँ आज। तो वजाहत में ये पेश करना चाहता हूँ कि इसहाक डार साहब और मैं सियासत में सौतने हैं। अच्छा। और सौतन जितना मर्जी एक दूसरे को कबूल कर ले, मगर कभी ना कभी कोई जली भुनी सी बात मुंह से निकल जाती है। इसलिए उस हवाले से मैं मादरत चाहता हूँ। चूँकि इसहाक डार साहब मेरी आला क़यादत के हवाले से उनके साथ उनकी रिश्तेदारी भी है। हाँ, असल में आपका एतराज़ तो यही है ना सर? बस जुनैद साहब, मैं यहीं से मार खाता हूँ। मेरे लिए इसहाक डार साहब लूडो का 99 पे डंग मारने वाला सांप बने हुए हैं, जिसके बाद इंसान सीधा 2 पे आ जाता है। टी टी टी। तो जुनैद साहब बेलै टी न लगाइए, वही लगाइए टी 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 टी। मिर्जा साहब देखें, हमारे पास इतने टी फ्री नहीं पड़े हुए। आप ऐसी बात ही ना करें कि हमें अपने टी ज़ाया करने पड़े। बस जुनैद साहब, मैं यही वजाहत पेश करना चाहता हूँ कि मैं और डार साहब असल में सियासी सौतने हैं। जिस तरह एक न्याम में 2 तलवारें नहीं आ सकती, एक कमीज के साथ 2 शलवारें नहीं हो सकती, इसी तरह एक सियासी पार्टी में 2 वजीर खजाना नहीं हो सकता। चलो यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तो टी की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये फरमाइए कि ये जो डार साहब दावा करके आए थे कि डॉलर को कंट्रोल कर रहे हैं, डॉलर तो आसमानों पर चला गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? जुनैद साहब, इसका जवाब सुनने से पहले आप 10-12 टी इकट्ठे कर लें। देखिए, डार साहब को सिर्फ मैं याद करवाता हूं, जब वो बाहर बैठे हुए थे और वजारत खजाना मेरे पास थी, तो उस वक्त वो कहते थे कि पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आऊंगा तो मैं डॉलर को 200 से नीचे लेके आऊंगा। हाँ बिल्कुल। अब वो प्रैक्टिकली तो नहीं ला सके। अब मेरा ख्याल है कि वो 200 के नोट लेके उनके नीचे $1 रख के मियां शहबाज शरीफ साहब को बता रहे होते हैं कि ये देखें डॉलर 200 के नीचे आ गया। इस पे जुनैद साहब टी लगा दीजिए। मेरा ख्याल है कि डार साहब ने 200 नहीं 300 कहा होगा, गलती से 200 रिपोर्ट हुआ है। उन्होंने कहा था कि 300 से ऊपर नहीं जाने दूंगा। जुनैद साहब, अपनी इस बात पे मेरी तरफ से टी लगा दीजिए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा जुनैद साहब कि जब मैं वजीर खजाना था तो वजीर आजम साहब मेरे काम की तारीफ करते थे। उन्होंने हमेशा मुझे सराहा। उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बड़ी मेरी तारीफ की उन्होंने। बल्कि उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मिफ्ता, तुम्हें फ्रेंच कट बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी फ्रेंच कट की सबसे पहले तारीफ मियां शहबाज शरीफ साहब ने की। वरना जुनैद साहब, मैं तो क्लीन शेव करवाने लगा था। तो अभी भी मैंने इसलिए क्लीन शेव नहीं करवाई कि शायद कभी दोबारा चांस मिले। वैसे मिफ्ता साहब, दोबारा चांस वाली आप गुफ्तगू तो नहीं करते, दोबारा चांस कहाँ मिलेगा आपको? जुनैद साहब, मैं मजबूर हूँ। अब मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं। ऐसे ही है कि एक किसी मीटिंग के अंदर स्टेज के ऊपर जो मेहमानाने खसूसी की लाइन है, उसमें कोई बंदा बैठा हो, मजमे में नहीं, स्टेज के ऊपर कुर्सियों की लाइन में बैठा हो बंदा, और वो बेचारा मजा ले रहा हो स्टेज पे बैठने का, तो उसे उठा के किसी और को बिठा दिया जाए और उसे कहा जाए कि नीचे उतर जाओ और जाके पंडाल में बैठ जाओ। तो वो तो बोलेगा ना,
अब उसे अगर आप कहें कि ना बोले तो ये तो ऐसे ही है कि दरवाजे में किसी की उंगली आ जाए तो आप कहें कि चीख नहीं मारनी। जी 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 सर जी, पनाल वाली कुर्सी ਤੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਤਾਂ नहीं गई। और जो पंडाल वाली कुर्सी पे भी वैसे अगर आप ज्यादा टांगे लंबी करें तो कुर्सी भी अपनी टांगे पे लंबी कर। ਨਾਲੇ ਪਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਕਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ था। बहरहाल जुनैद साहब, मेरे दिल की जो बातें थी वो मैंने आपके सामने कर दी हैं। मैं यहाँ ये भी वजाहत करता चलूँ कि मैंने अपनी वजारत में जितना भी काम किया है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब से पूछ के किया है, उनकी मर्जी से किया है, अपने पल्ले से मैंने कुछ नहीं किया हुआ। इसलिए अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगेंगी, अगर मुझे पार्टी की रुकनीयत से मुअत्तल कर दिया जाएगा तो मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। अरे वाह, मुझे कोई बर्थडे पार्टी में भी बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, डांस पार्टी में भी नहीं जाऊंगा मैं, बल्कि मैं टी पार्टी में भी बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लेकिन जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कवाल पार्टी के साथ चले जाए। नहीं, वैसे मिफ्ता साहब ये बड़ा संजीदगी से सवाल पूछा जा रहा है कि अगर नून लीग में आपकी जगह नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए जुनैद साहब, मैं अल्लाह के फजल से वफादार आदमी हूँ। मैं चूंकि एक मशरकी लड़का हूँ, और मशरकी लड़का हो या लड़की हो वो वफा निभाते हैं, इसलिए मैं अपनी मदर पार्टी में ही रहूंगा इंशाअल्लाह। अलबत्ता मुझे दुख जरूर है कि इस वक्त डार साहब जो हैं वो जो बैठे हुए हैं वजारत खजाना लेके, और वो बार बार कह रहे हैं कि मैं IMF में नहीं जाऊंगा, अभी भी देखें वो नहीं गए, तो भाई ये जाना ही पड़ेगा आपको। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका मोबाइल में से बीवी गलत मैसेज पकड़ ले और वो नाराज होके मैके चली जाए और आप कहें कि वो खुद ही आएगी, मैं नहीं लेने जाऊंगा। भाई आपको लेने ही जाना पड़ेगा, उसी तरह आपको IMF में जाना ही पड़ेगा। ये IMF है, कोई सास नहीं है हमारी जिसको हम नखरे दिखा सकते हैं, हमें वहां पे जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये डार साहब को IMF के पास जाना पड़ेगा। ये प्रोड्यूसर साहब जरा ये टी टी का एक ट्रक मेरा ख्याल चाहिए हमें। हाँ जी, नहीं जुनैद साहब, इस पे तो लाजमन वो लगाइएगा, टी 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 टी। अच्छा मिफ्ता साहब, आपने ये भी फरमाया है कि आपके दौर में लोग जो थे वो अपनी रकम को महफूज करने के लिए प्लॉट खरीद रहे थे और आज डॉलर खरीद रहे हैं। जी जी जुनैद साहब, मेरे दौरे वजारत में लोगों ने प्लॉट खरीदने शुरू कर दिए थे। मेरे पास हमारे करीब कराची में एक सोसाइटी बनी है, मेरी वजारत के 3 महीनों में सारी सोसाइटी बिक गई। तो वो मैंने पूछा, पता किया मार्केट से कि भाई ये कोई जगह बहुत अच्छी है या इनका नक्शा बहुत अच्छा है, क्यों इतनी जल्दी बिक गए? उन्होंने कहा नहीं जी, नहीं, ना नक्शा अच्छा है ना जगह इतनी अच्छी है, ये आपकी वजह से बिक गए हैं। वो जिसको भी डीलर बताते हैं कि वजारत खजाना मिफ्ता साहब के पास है, वो कहते हैं दे दो 2 प्लाट, दे दो 4 प्लाट, दे दो 6 प्लाट। अब जब से डार साहब आए हुए हैं लोग प्लाट खरीदने छोड़ गए हैं, अब लोग डॉलर खरीद रहे हैं। और कितना फर्क है, देखे ना, लोग डॉलरों के ऊपर तो नहीं मकान खड़ा कर सकते ना। जी हाँ, जी हाँ। अब ये भी नहीं कह सकते कि जी मेरा कॉर्नर वाला डॉलर है। जी 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 जी, और ना ही आप उधर प्लाट के ऊपर मकान बना के तो उसके ऊपर डॉलर वाली फोटो लगा सकते हैं। डॉलर अपनी जगह और प्लाट अपनी जगह। सो जुनैद साहब, मैंने अल्लाह के फजल से मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लेना था, अगर मुझे कुछ देर और मिल जाती। अब मुझे ऐन उस मौके के ऊपर बाहर भेज दिया गया है जब मैं सारी सूरत हाल को संभाल लेने लगा था। जैसे कोई आदमी दूध उबाल रहा हो और जब उबाला आने लगे तो आप उसे कहें कि तुम बाहर चले जाओ, तो वही दूध तो बाहर गिरेगा। तो इसलिए अगर मैं खड़ा रहता तो मैंने दूध संभाल लेना था। और अब क्या बनना है इस मुल्क का, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, इस पे टीन लगा लीजिएगा। मिफ्ता साहब, लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि आप क्या दुआ कर रहे हैं। आप यही दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह डॉलर 350 तक जाए। देखें जुनैद साहब, आप कोई नई बिना एक्शन होना पार्टी की तरफ से तो आपने करवा के छोड़ना है।
मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहता हूँ कि डार साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और बड़े मेहनती आदमी हैं। इंशाल्लाह वो सूरत हाल को संभाल लेंगे। बस ठीक है, यहाँ पे टी लगानी है। नहीं जुनैद साहब इसे टी के बगैर जाने दीजिए। भाई असल बाबा डिफॉल्ट तो इमरान खान है, जैसे बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक हुए हैं, इसी तरह बाबा डिफॉल्ट इमरान खान हुए हैं। असल तो उनके दौरे हुकूमत में ये खजाने का बेड़ा गर्क हुआ है। तो मैं तो जितना संभाल सकता था मैंने संभाला है, मगर मैं क्या करूं कि अब हमारी क़यादत ने डार साहब को दे दिया वजारत खजाना, अब उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। टी 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 यहाँ ये बारीक सी टी टी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे वो लगाना पड़ेगा, पा 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 अभी यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आप तनख्वाहों की बात ना करें, आप मराहत की बात ना करें, आप सिर्फ ये देखें कि जो वर्क प्लेस पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका रवैया घरों से कितना मुख्तलिफ होता है वर्क प्लेस पे आके। अच्छा भाई जान, जब भी हम बात करते हैं ना, किसी वर्क प्लेस की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की बात करते हैं, आजर और अजीर की बात करते हैं जी, तो मैंने देखा है कि 90% लोग जो है ना वो एम्प्लॉयज़ की बात तो करते हैं, एम्प्लॉयर की बात नहीं करते, ठीक है, या फिर अजीर की बात करते हैं, आजिर की बात, मालिक की बात नहीं करते, मुलाजिम की बात करते हैं। हालांकि ये मामला दो तरफा होता है। जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो काम करेंगे तो ही वो उनकी मुलाजमत फले फूलेगी, जारी रहेगी अगर वो काम करेंगे। इसमें मैंने एक देखा है कि जब भी एम्प्लॉयर बात करता है तो वो जालिम कहलाता है, ठीक है, जब भी वो काम पर जोर देता है तो वो जालिम कहलाता है। अच्छा, किसी हद तक ठीक भी है, बहुत सारे लोग हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा काम लेते हैं और तनख्वाहें देते हुए, तनख्वाहें बढ़ाते हुए उनकी जान जाती है, मुनाफे में शेयर करते हुए उनकी जान जाती है। बहुत सारी बातों, बहुत सारे मामलात में ये बात ठीक भी है, लेकिन कभी हम गौर करें कि हमारे रवैये, किसी के भी आप एम्प्लॉयज़ के रवैयों पर कभी गौर करें। छोटे छोटे, आप तनख्वाहों की बात ना करें, आप मराहत की बात ना करें, आप सिर्फ ये देखें कि जो वर्क प्लेस पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका रवैया घरों से कितना मुख्तलिफ होता है वर्क प्लेस पे आके। मसलन अगर कोई जो एम्प्लॉयर है वो ये चाहता है कि मैं अपने एम्प्लॉय को, अपने कारकुन को अच्छी सहूलतें दूं, तो हम उन सहूलतों का किस कदर बेईमाना इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप छोटी छोटी बातें देख लें कि अगर आप वर्क प्लेस पे, जहाँ जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जिस इदारे में आप काम करते हैं, आप वॉशरूम में चले जाए, वहाँ पर टिश्यू पेपर या टॉयलेट रोल पड़ा होता है, वो आप किस बेदर्दी और बेरहमी के साथ इस्तेमाल करते हैं, और वही टिश्यू पेपर, वही टॉयलेट रोल जो है आप घर पे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि घरों में कई बुजुर्ग ऐसे देखे हैं कि वो एक टिश्यू पेपर के 4 टुकड़े करके रख लेते हैं, यकीन करो, और एक टूथपिक के 2 टुकड़े करके रख लेते हैं, जो वो दोनों तरफ से पॉइंटेड होती है ना टूथपिक, वो रख लेते हैं कि मेरे अभी आधी टूथपिक जो है ये भी ज़ाया ना हो जाए, आधी इस्तेमाल हो, और टिश्यू पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा इस्तेमाल करते हैं कि अभी मुझे पूरा टिश्यू पेपर में ज़ाया क्यों करूँ, ऐसा भी होता है, ठीक है। और कभी आप एम्प्लॉयज़ को किसी भी वर्क प्लेस पे यही 2-3 चीजें इस्तेमाल करते हुए देख लें, यूं निकालते धम 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 धम, ऐसे खींच रहे होते हैं डब्बे में से और ऐसे धड़ाधड़ जाया कर रहे होते हैं कि तरस आने लगता है कि यार किस पागल ने उनके ये सहूलत फराहम पहुंचाई। आप यकीन कर, मेरे एक किसी इसी तरह एक फैक्ट्री में एडमिन ऑफिसर से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि अगर हम देखें कि कितना, यानी टिश्यू पेपर के कितने डब्बे इस्तेमाल होते हैं, तो कहता है कि अगर हम घरों की निस्बत कंपेयर करें, अगर 30 लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमारे रोज़ाना के जो है वो 3 डब्बे इस्तेमाल होने चाहिए टिश्यू पेपर के, तो कहता है वहाँ पर 32 डब्बे इस्तेमाल होते हैं। यार मसला ये है कि इन रवैयों की वजह से, या पूरी दुनिया में किसी जगह से भी पूछ लो, अब ख़ास तौर पे बड़ी बुरी बात है ये करने वाली कि पाकिस्तानियों को काम बहुत कम रखते हैं।
बहुत कम काम में रखते हैं। ये ख़ास तौर पे जो हमारे छोटे छोटे एम्प्लॉइज़ होते हैं, छोटे छोटे कामों वाले, उनका रवैया वाकई इतना अजीब सा हो गया हुआ है, नखरा इतना होता है, आर्गूमेंट इतनी करते हैं हर तरफ से। और वो लोग कहते हैं जी कि इनको तो हल्का सा कोई फालतू काम कह देना। मसलन एक मेरे दोस्त हैं हाजी कैली, वो इंग्लैंड होते हैं, वो पहले कोई भी उनको कहते थे वो रख लेते थे फौरन। ऐसे ही मैंने हंस के कहा, मैंने कहा अब आप लोग बंगाली और दूसरे श्रीलंकन ये वो इंडियन रखते हैं एम्प्लॉय पाकिस्तानी। वो कहते हैं जी कि एक बड़ा मिन्नतों के साथ एक दोस्त ने एक लड़के को रखवाया, मेरे पास जगह भी नहीं थी, मैंने रख दिया। अच्छा। तो एक दिन मेरे दोस्त आए हुए थे, तो मैंने बड़े प्यार से उसे कहा, मैंने कहा यार अपने लिए भी चाय बनवा लो, तो 2-3 कप हमारे लिए भी बनवा लो। वो आगे से कहता है जी मैं यहाँ सेलमैन हूँ, मैं कोई टी बॉय नहीं हूँ। वो कहते हैं मैं वो मेहमानों के सामने शर्मिंदा हो गया, उठ के मैंने जाके उसका भी कप बनाया और अपने भी बना के उसे भी दी चाय कि पुत्र यहाँ पे ये चीज़ें इतनी अहम नहीं है। ये बिल्कुल आपकी बात, ये बड़ा अहम टॉपिक है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी आप अपने दफ्तर में, अखबार के दफ्तर में देख लो, आप किसी जगह भी देख लो, यहाँ पे चैनल में हमारा अपना, किसी की क्या बात करनी है, हमारा अपना रवैया भी उतना जिम्मेदाराना नहीं होता। किसी चीज के इस्तेमाल में, बिजली के इस्तेमाल, हाँ उस तरह हम घर में होते हैं तो मेरा ख्याल है कि 1 घंटे में कुछ 13 दफा कहते हैं अब बत्ती बंद कर, अब तेरा प्यो वापडाज नहीं लगा, फौरन कहते हैं। लेकिन वही जब हम यहाँ आते हैं तो प्यो क्या, हम सारे वापडा में लगे होते हैं। फिर भाईजान आप कई वर्क प्लेसेस पे देखें कि एम्प्लॉयर्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को खाना खिलाने का एहतमाम किया होता है, या सब्सिडी पे या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे भी हमारी कोई सदियों की भूख जो है ना वो औत के आती है। यकीन कर, मैंने ऐसे जगह देखा है कि मतलब वो कहते हैं कि यार 4 पराठे 5 रोटियां फिर 5 रोटियां, कहते सारा दिन यार मैं मतलब यही बंदा जो है घर में तो नहीं 4 पराठे खा सकता है यार, लेकिन वहां पे पता नहीं क्या उनकी भूख जाया करते हैं खुराक में, जाया करते हैं। अच्छा, खाने पीने का भी मेरा ख्याल है कि मालकान कम ही माइंड करते होंगे। जो ज़िया है ना मुख्तलिफ चीज़ों का, सिर्फ बिजली का ही नहीं, खाने पीने की चीज़ों का। और आप ये भी सुन के हैरान होंगे कि एक एक बंदा जहाँ पे रोक टोक नहीं है और अवेलेबल है चाय, वहाँ पे एक एक बंदा दफ्तर टाइम में कोई चवी कप पी जाता है चाय का। अच्छा, उसमें भी चले खाने पीने पे एतराज अगर ना किया जाए तो भाई टाइम वेस्ट तो हो रहा है ना। आप हर वक्त ये अगर चाय का कप हाथ में रखेंगे तो आप काम का हर्ज कर रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ से अपने रवैयों के फर्क का अंदाजा लगाओ कि क्या हम सोच भी सकते हैं कि हम अपने घरों में किसी नोकदार चीज से अपनी कुर्सी का कपड़ा या सोफे का जो लेदर है या कपड़ा है वो फाड़ रहे हों, लेकिन वही हरकत हम दफातर में इंतहाई ज़ौक़ शौक के साथ फरमा रहे हैं। यार मुझे अच्छी तरह याद है कि अलहमरा में ग्रीन रूम बना बड़ा प्यारा, और वहाँ पे बड़े खूबसूरत सोफे रखाए गए। वो सोफे का डिजाइन इस तरह का था, ये जो बटन नहीं लगे हुए इस तरह का डिजाइन था जी। इत्तफाकन देखो ये कोई इधर भी वही सोफा मिला हुआ। अच्छा जी, कुछ अरसे के बाद एक दिन वो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, वो बड़ा डाढ़ा बंदा था, चौधरी नज़ीर मरहूम, तो वो आए हैं। उन्होंने सारे एक्टरों को ना बुलाया, अंदर से रिहर्सल कर रहे थे जो, सबको बुलाया। अच्छा। और बुला के उन्होंने दिखाया है कि ये मैं आप लोगों के लिए मैंने सोफे रखवाए थे कि यहाँ आर्टिस्ट बड़ी इज्जत के साथ बैठे, मगर ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, सुराख हुए वो बटन टूटे हुए, बीच में से फोम निकला हुआ। अक्सर बटन पता किस लिए टूट जाते हैं कि किसी एक बटन के नीचे गोगे का चलगोजा फंस जाता है, वो चलगोजा निकालने के लिए बटन तोड़ देता है। अच्छा, उन्होंने फिर गुस्से में क्या किया, उन्होंने कहा जी कि मैंने तो ये सोचा था कि आप माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं, स्टार हैं, तो आपको सिटिंग के लिए अच्छी चीजें दी जाएं। उसने अपने मातायत लोगों को कहा कि उठाओ सारे सोफे थे लकड़ दे बेंच रखो, वो बेंच रखवा दिया। अब उधर रिहर्सल करते हुए लगता है कचहरी तरीखते आए। सर वो जो सोफों के बटन थे ना, 6वें दिन पता लगा गोगा जी ने बेच अपने 2 पीस भी लुआए। जेड़े बटन देख के बहन दे आती सी, वो सारे अगले दिन गोगे दे टेढ़ ते बैठे। यार गोगा 2 पीस पांदा, बटन वाला नहीं, इन्हें हमेशा 2 पीस धोती कुर्ता पाया। सारा कुछ मेरे उत्ते डाल दियो सर जी, कभी ना कहना कि गोगा जी ने दरख्त लगाया।
लो जी, गोगा जी ने दरख्त खाया। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहेगा। इसने खाली निमको वाली मशीन नहीं लगाई हुई, ऊपर इसने 70-80 मुर्गियां भी रखी हैं जिनके ये अंडे बेच रहा है। ये बला अंडे भी बेचती है। नहीं नहीं, ये तुम गलत कह रहे हो, ये कमर्शियल नहीं है। 70-80 मुर्गियों के अंडों का तो ये खुद आमलेट बनाता होगा। नाज़रीन, एक मरतबा फिर मालिक मकान और किराएदार अपने एक नए तनाज़े के साथ हमारी महफिल में मौजूद है। और तनाज़ा क्या है जी? बेवकूफ़ी है और सरासर ज्यादती है। किराए पे तुमने मकान लिया हुआ है, को अक्ल को हाथ मारो, बगैर मालिक मकान को बताए रिहाइश के लिए मकान लिया है और अंदर लगा लिया निमको बनाने वाली मशीन। शर्म करो कोई। देखो ना जरा कि भाई आप अंदर बिजनेस कर रहे हो यार, मालिक मकान को तो बताओ तुम। जी बिल्कुल। अब वो मुख्तलिफ महकमों ने फड़ के स्यापा डाला हुआ है मालिक मकान। मुझे मैं किस अदालत में जाऊं, किस को बताऊं कि मेरा मकान है और इस बला ने कब्जा किया हुआ है। बला ने और देखो ना, वो बेचारे का जो मीटर था डोमेस्टिक बिजली वाले जो वापडा वाले हैं, वो कमर्शियल कर गए हैं। और बिल अब कितना महंगा ज्यादा हो गया, तो इसने पूछा कि यार अंदर मशीन लाई निमको वाली क्यों लाई? कहता जी मैं अपने खान वास्ते लाई। बाबूजी जो मुझको टैक्स पड़ रहा है वो भी कमर्शियल जोन में आ गया है। इस खुदा के बंदे को समझाएं, बाबूजी मेरा मकान वेला करा दे, पाजी मेरा घर वेला करा दे। और कौन सी मैंने स्टील मिल लगा ली है जो अब तुमने ये रोना डाल देखिए दिया कितना इधर। मोहतात है कि पूरे जोश से उसने अपना सर पीटा है, लेकिन यहाँ लाके उसने हाथ रोक दिए कि विग को कोई नुकसान ना हो। यार तुमने रिहाइश के लिए जो लिया है, तुम्हारे अपने बच्चे भी माशाल्लाह मशीनों जितने ही हैं, तो तुम चलो उनको तो ले आए, उसने बर्दाश्त कर लिया। तुमने वो निमको पैक करने वाली मशीन क्यों लगाई है, ये जरा मुझे बताओ। और तुम इतने देखो तेज आदमी हो और तुम बार बार कहते जा रहे हो जी मैंने अपने खाने के लिए लगाई है। तुमने अगर खुद खानी थी तो पैक करके जरूर खानी थी। कहते जी मुझे शापर खोलने का मजा आता है, पड़ीच। और फिर निमको वाला लिफाफा उत्ते सुटता है, फिर बिलन को हंसदा है। अब भाई ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, रिज़्क का मामला है। मैंने कितनी की मशीन लगाई है? इतनी छोटी सी मशीन है, इतनी। ये क्या, मैंने इतनी सी मशीन लगाई है, इतनी कहता ऊपर से छोटी नीचे से ऊपर से उसका मुंह इतना है और पेट उसका मेरे जितना है। यार सही बात करो ना, क्या हो गया यार? तुम फ्रॉडिये हो, तुमने फ्रॉड किया है। मैं फ्रॉडिया नहीं हूँ। तुम मैं फ्रॉडिये हो, तुमने मकान लिया रहने के लिए, तुमने क्यों मशीन लगाई है? पहले इस बात का जवाब दो। दो जवाब। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। नहीं नहीं, आप आया ना हाथी पहाड़ के नीचे। हाथी पहाड़ के नीचे आया, ऊँट कहाँ से आ भले गया? में तो ये जनाब किसी को कुसकने नहीं देता, बदमाश बना हुआ है। अब बदमाश नहीं है, ये बदमाशी नहीं है किसी के काम आना। वो सब लोग अच्छा मुझसे- एक बात का ख्याल रखो कि जब तुम सोफे पे यूं करते हो ना, आधा घंटा तक इस सोफे में से आवाजें आती है, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होती है, चर चर उधर पीछे जरा होकर ख्याल बैठो, रखा करो। पीछे एक होकर दफा बैठो। बैठ जाओ, ये देखो बस जिस अब तरह बैठ के मशीन बात लगी करो। हुई है ना तुम्हारे घर में मशीन, उस तरह मशीन बन जाओ बस। फिक्स हो जाओ, फिक्स। चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, निमको खिलाओगे? वो नहीं बचती इससे जो आप खाएंगे भाईजान। यही तो इसने किया है, जो भी महकमा छापा मारने आता ना उसको 2 निमकों के पैकेट दे दे। और वापडा वाले 2 निमकों के पैकेट, उनको चढ़ गया गुस्सा। उन्होंने आके डोमेस्टिक मीटर उतारा है और ऊपर उधर कमर्शियल मीटर। भाईजान सिर्फ मुसीबत बिजली के मीटर तक नहीं है जी, गैस का भी हो जाता है साथ, पानी का भी साथ हो जाता है, कमर्शियल हर चीज का साथ कमर्शियल मीटर लग और जाता है। साहब जी अभी तो उस बेचारे को वापडा वालों ने कमर्शियल मीटर लगा दिया और इनकम टैक्स वाले भी आ गए हैं कि तुम कमर्शियल कारोबार इधर करवा रहे हो। आएंगे अभी कुछ दिन बाद तो सोशल सिक्योरिटी वाले भी आएंगे, इसके बच्चों को पकड़ के ले जाएंगे, इसको पकड़ के ले जाएंगे कि तुम इनको तनख्वाहें पूरी नहीं देते। और ऊपर से सर उन्होंने जब मालक देखा मशीन का तो ब्रह्मी वाले भी आएंगे जो जानवरों पे जुल्म होता देख के तो पकड़ लेते हैं। जी जी, अमेरिका से CIA वाले भी आएंगे और इसराइल से मुसाद वाले भी आएंगे मेरी मशीन को चेक करने के लिए। मैंने क्या लगाया? वो तो बाद में आएंगे, पहले ही पुलिस बुलाओ यार, पकड़वाओ इसको, ये तो खतरनाक आदमी नहीं है। नहीं, एक मिनट ठहर जा। देखो तुमने जब इससे किराए पे मकान लिया था जी। एक रिटर्न एग्रीमेंट किया था, उस पर लिखा होता है कि मैं इस घर
का कोई कमर्शियल इस्तेमाल नहीं करूंगा, फिर तुम्हें किसने इजाजत दी? जब मैं इसकी पिछली गली में रह रहा था तो उधर भी मशीन लगी हुई थी। ये उधर आता था मेरे पास बैठ के नीमको उठा उठा के खाता था और कहता था आ जाए, मेरा कमरा खाली है, उस घर में मेरे घर में मशीन लगा ले। मैंने अच्छा भला उनको किराया मेरा कम था, इसको मैं ज्यादा किराया दे रहा हूँ। अच्छा, आपने कहा था कि मशीन लगा लो। नहीं भाई जी, झूठा आदमी है। पहले तो इसने मेरे कमरे में आके बैठक में वीसी और टीवी रख के बच्चों को फिल्में दिखानी शुरू की हैं। फिर इसके बाद इसने मशीन लगाई है। फिर जब इसको कहते हैं घर वेला करो तो ये कहता है मेरे साले आएंगे मंडी बावलदीन से। वो तो बुलाएं बाबूजी जो इस बुला के पास साले। मेरी बात सुनो, ये ख्याल रखो कि अगर तुमने इसके साथ लड़के निमको का कारोबार किया ना तो ये और इसकी बरादरी तुम्हें पड़ जाएगी, फिर रोते फिरोगे कि मेरी निमको में सुसरी पड़ गई है। बाबूजी मशीन में पैकेट कितने बनते हैं रोजाना? 1000 नहीं 1500 पैकेट बनते हैं। वो अगर इसने शाम का खाना ना खाया हो फिर भी थोड़ जाते हैं वो 1200। 3 सेलमैन है जो आगे ले जाते हैं वो। ओए 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 1000 पैकेट खाने वाली बला, उसने तुम्हें सही शुरू में बला कहा है। तुम बलाओ बला जिसे 1000-1500 पैकेट सिर्फ लग रहा है, सिर्फ। आज मैं इसको 2 डब्बे दे दूंगा ना, इसको मैं कामरान शाहिद लगना शुरू हो। लो जी, अब इसने कामरान शाहिद से भी बेइज्जती करवाया। साहब जी सुने, इसने खाली निमको वाली मशीन नहीं लगाई हुई, ऊपर इसने 70-80 मुर्गियां भी रखी हैं जिनके ये अंडे बेच रहा है। ये बला अंडे भी बेचती है। नहीं नहीं, ये तुम गलत कह रहे हो, ये कमर्शियल नहीं है। 70-80 मुर्गियों के अंडों का तो ये खुद आमलेट बनाता होगा। यार कैसा बदकिस्मत शख्स है, हर वो कारोबार शुरू करता है कि इधर माल बनाने वाली मशीन, इधर माल खाने वाली मशीन। नहीं बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं। गांव से मेरी साली आई थी, 6 मुर्गियां मुझे गिफ्ट दे गई। 2-3 मरतबा उनको अंडों पे बिठाया है। 70-80 मुर्गियां हो गई। अब इस पे तो इसको खुश होना चाहिए, बल्कि मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए कि मैंने इसकी फैमिली बढ़ाई। बाबूजी टांगों से पकड़ के इसने 2 मुर्गियां इधर और 2 मुर्गियां इधर, कच्छा इसने पहना होता है, निमको के दरमियान चलता है तो लगता है टार्जन सस्पेंड हुआ हुआ। देखो खिच्ची भाई, बात यह है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा मकान मैंने कमर्शियल कर दिया है। हाँ, अब तुम्हारे मकान की वैल्यू बढ़ गई है। एहसान अजीम किया है इस मोटे ने तुम पे। कमर्शियल कर दिया ना, अब उसका किराया भी कमर्शियल होगा। सिर्फ 28,000 नहीं, 1,28,000 देना पड़ेगा। रहना तो रहो, नहीं तो कूच हो मेरा भाई। और मलक रियाज साहब, मैं किहड़ा बैरिया टाउन दे च प्लाजा लै बैठा जेदा 1,28,000 रुपया किराया मांग रहे। 3.25 मरले दा तेरा घर आ, वो भी डुब्बनपुरे में। नाज़रीन यहाँ हमें लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कीवी है जी, वो न्यूजीलैंड वालों को भी कीवी कीवी कहते हैं। कीवीज, वो क्रिकेट खेलने आते हैं या कोई गुफ्तगू हो रही होती है उनके हवाले से, तो कीवीज उनके भी बेशुमार जगहों पे, वर्दियों में, सरकारी चीजों पे, बिल्डिंगों पे कीवी का निशान है। अच्छा जी, वैसे तो दुनिया पे मेरा ख्याल है करोड़ों अरबों जानवर पाए जाते हैं, जी। मगर कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको देख के या जिनकी तस्वीर देख के या जिनको याद करके एकदम कोई ना कोई मुल्क याद आ जाता है। वो मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ अटैच हो गए हुए हैं। मसलन जब भी आप कैंगरू देखेंगे हाँ जी। या उसकी फोटो देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया याद आ जाएगा। बिल्कुल। अब तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कैंगरू इतना जुड़ा हुआ है कि वहां के शहरियों को भी कैंगरूज कहना शुरू हो गया। बल्कि कैंगरूज इस कदर शनाख्त बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की कि बहुत सी सरकारी चीजों के ऊपर, सरकारी वर्दियों के ऊपर, हथियारों के ऊपर उनके कैंगरूज बने हुए हैं। और इसी तरह अगर आप पांडा देखें कहीं तो आपको चीन याद आ जाता है। पांडा जो है वो इतना नन्हा मुन्ना प्यारा सा क्यूटू सा जानवर है और इतना खूबसूरत लगता है। और चूंकि वो ज्यादा चीन में ही पाया जाता है तो इसलिए जब भी आप चीनी देखें या पांडा देखें, पांडा देखें तो चीनी याद आ जाता है, क्योंकि चीनी भी पांडेर गई होंगे। तो चीनी देखे तो पांडा याद आ जाता है, पांडा देखे तो चीनी याद आ जाता है, चीनी देखे तो पांडा याद आ जाता है। इसी तरह एक परिंदा है कीवी।
वो न्यूजीलैंड के साथ जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, कीवी क्या क्या है? है? कीवी एक परिंदा इसी पे बना था, प्यारे बच्चों बीवी क्या है? बीवी एक दरिंदा है। अल्लाह पाक माफ करे। अपने अपने रिस्क पे सुने नाजरीन। या अल्लाह इसके गुनाह माफ कर दे, या अल्लाह इसके गुनाह माफ कर दे। या अल्लाह यार ये मेरे भी। 50-50 का एक स्किट था, मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इसी तरह वो जो कीवी है जी वो न्यूजीलैंड वालों को भी कीवी कीवी कहते हैं। कीवीज वो क्रिकेट खेलने आते हैं या कोई गुफ्तगू हो रही होती है उनके हवाले से, तो कीवीज उनके भी बेशुमार जगहों पे, वर्दियों में, सरकारी चीजों पे, बिल्डिंगों पे कीवी का निशान है। बल्कि न्यूजीलैंड की कई मसनूआत बनी हुई जो हैं उनके ऊपर भी बजाय मेड इन न्यूजीलैंड लिखने के वो कीवी का निशान बना देते हैं। वो मोनोग्राम बन गया उनका। हाँ जी, उनका मोनोग्राम है पूरे न्यूजीलैंड का, उनके झंडों पे, उनकी फौजी वर्दियों पे कीवी। इसी तरह जब हम बुल देखते हैं, जी बैल जिसे कहते हैं, बहुता तगड़ा बुल वेखिए ना कि वैसे तो मस्कीन थे, कई गाड़ियां ने भी जोए होंगे सन, बाकायदा बैल गाड़ी होती थी जहाँ पे, या हल फेरने के काम आते थे। मगर आप कहीं भी तगड़ा बुल देखते हैं या उसकी फोटो देखते हैं ना, तो आपको याद आता है ये स्पेन से तो नहीं आया हुआ। और उससे भी अगर तगड़ा हो तो कहते हैं हस्बे हाल से तो नहीं आया। यार वेरी बैड, यार वेरी बैड, यार बहुत बुरी बात है। जिस तरह वो बुल उछलता है ये उछल सकता है। तुमने इसको कभी उछलते देखा नहीं, इसके सामने आधा किलो हरीसा रख के देखो, फिर देखना कैसे उछलता है। गोगे उछल के दिखा, आज डिगेगा तो मैं तुम छाटा वाला नहीं, वैसे वो जो बुल है स्पेन का, हाय 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 हाय, उनकी तो बड़ी गेमें भी हैं उसके साथ। वो जो उसके साथ वो जो कपड़ा पकड़ के फाइट कराते हैं, बुल फाइट, ओए होए होए होए, बड़ी खौफनाक और खतरनाक होती है। वैसे कई लोग उसे नापसंद भी करते हैं। पूरी दुनिया में एक वेव है, एक बकायदा उसको रोकने की कैंपेन है। हाँ जी, हाँ जी, वो कहते हैं जी ये जुल्म भी है, क्योंकि वो उसको पता नहीं तीर मारते हैं और क्या क्या चुभोते हैं उसको। मुख्तलिफ राउंड होते हैं उसमें, पहले कपड़ा, फिर वो तीर, फिर तलवार, इस तरह से उन्होंने बुल मारा। तुम्हें तो मेरा ख्याल है तीर तक ही याद होगा, तलवार तुमसे बड़ी हो जाती है। ये सिर्फ एक बंदे जुल्फी की वजह से पाकिस्तान का निशान क्लियर बनते बनते रह गए। और बहुत सी उनकी गेमें हैं बुल के साथ, गलियों मोहल्लों में छोड़ देते हैं उसको, बुल को, और वो बड़ा सख्त डेंजरस होता है, मारने वाला होता है, और फिर वो दौड़े लगा रहे होते हैं आगे उसके। बल्कि मैंने तो सुना है कि जिसको उसकी टक्कर लगे या जिसके ऊपर से वो गुजर जाए, वो समझते हैं कि मेरा काम हो गया है, मैं कर गया। हाँ मुंडा मेरा बुल थले आ गया, ऐसी होने नौकरी मिल जानी, पागाला हो गया है। अपा गाला हो गया है। ये 14वीं सदी से हिस्पानवी सकाफत का निशान बुल बन गया हुआ। अच्छा, इसी तरह है गाय। अब गाय एक ऐसा जानवर है कि आपको फौरन याद आते ही हिंदू याद आ जाते हैं। वो चूंकि उसकी पूजा भी करते हैं और उसे बड़ी मुकद्दस समझते हैं, और उसकी वजह से बेशुमार वहां पे लड़ाइयां भी होती हैं और फसादात भी बर्पा होते हैं। तो वो गाय जो है ना जी, वो चूंकि हिंदुओं के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए वो हिंदुस्तान के हवाले से अब काफी मारूफ है। और बल्कि हम लोग तो, हमारे यहाँ भी गाय हैं, हम भी गाय के दूध के बड़े शौकीन होते हैं हम लोग भी, और गोश्त भी हमारे यहाँ तो खाया जाता है। इसलिए ये जो वजह है ना जी कि उसे वो गौ माता कहते हैं और माँ समझते हैं गाय को, उस हवाले से चूंकि पूरी दुनिया को अब तो, चूंकि मीडिया बड़ा अब तो वसी हो चुका है और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो पूरी दुनिया में फैल जाती हैं, तो अब गाय जो है वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ गई है। अच्छा, ऊंट जो है वैसे तो और भी बहुत सी जगहों पे पाया जाता है, मगर ऊंट के साथ फौरन हमें अरबी मुबारक, अरब मुल्क सारे याद आना शुरू हो जाते हैं, खास तौर पे सऊदी अरब, दुबई वगैरह, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये वो ऊंट फौरन हमें अरबस्तान ले जाता है। फिर सारी उनकी सर उनकी गेमें भी ऊंट के साथ मुंसलिक है। हाँ जी, हाँ जी, ऊंट रेस, ऊंट पे बैठ के और बहुत कुछ वो खेलते हैं। मतलब ऊंट जो है वो अरबियों की निशानी समझी जाती है। नाज़रीन, ये था आज का अस्पताल, और आज की छोटी सी बात ये कि अगर आप दर्द महसूस कर सकते हैं तो आप जिंदा हैं, और अगर आप दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हैं तो आप इंसान हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।